काश्तकार भाइयों, महाराष्ट्र में अभी नारियल की जो खेती है वो बढ़ने लगी है, लेकिन नारियल के बारे में काश्तकार को पूरी जानकारी नहीं है। ये काश्तकार को पूरी जानकारी होने के लिए हम नारियल विकास बोर्ड है, जिसको अंग्रेजी में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं, उसके डिप्टी डायरेक्टर है। उनका ऑफिस थाना में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड, उसके अंदर उनका ऑफिस है। तो ये नारियल के बारे में कौन कौन सी स्कीम इस विभाग की तरफ से किसान को दे दी जाती है, इसकी भी मालूमात लेंगे पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में जो नारियल की खेती कैसी करनी चाहिए इसे काश्तकार ने, इसकी भी मालूमात हम लेंगे। आपका जो नारियल डेवलपमेंट बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, वो क्या काम करता है, ये बताइए। नमस्कार साहब, मैं रविंद्र कुमार सिंह, उप निदेशक नारियल विकास बोर्ड, राज्य केंद्र ठाणे। डिप्टी डायरेक्टर बोल के थाना में आपका ऑफिस है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है जी। इसका जो मेन ऑफिस है जी, तो कहाँ है? इसका मेन ऑफिसर है केरल राज्य में है, जो कि एर्नाकुलम में स्थित है। उसके अंतर्गत 24 राज्यों में इसका विस्तार किया गया है, जिसमें सभी राज्यों में लगभग 12 हमारा अपना नारियल विकास बोर्ड का डीएसपी फार्म यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कम सीड प्रोडक्शन फार्म है अपना, और राज्य केंद्र भी है जहां से अनुदान किसानों को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत 4 राज्यों में रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है, जो कि पटना में है, बेंगलोर में है और मद्रास में है और असम राज्य में है। और ये भारत सरकार के अंतर्गत, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है ऑफिस। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, वो काय के लिए वो स्थापित किया गया है? ये नारियल विकास बोर्ड जो है किसानों को अनुदान देने के लिए और किसानों को सहायता करने के लिए, जो कि हमारे नारियल फल जो है उसको उत्पादन को बढ़ाया जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, इसलिए स्थापित किया गया है। और दूसरे कौन सी काम रहते हैं इसके लिए बहुत सारे काम हैं। पहला काम है कि नारियल को क्षेत्र विस्तार योजना, जिसके अंतर्गत आपका सभी राज्यों में 24 राज्यों में, यानी कि महाराष्ट्र को जैसे ले लीजिए, यहाँ का महाराष्ट्र में एक ऑफिस खोला गया जो कि राज्य केंद्र के अंतर्गत आता है। और एक थाने में जो कि पालघर है, हमारा एक फार्म है 100 एकड़ का, वहाँ से सीड लिंक लेकर सभी जिलों में, महाराष्ट्र के सभी जिलों में ये स्कीम को, योजना को चलाया जाता है। किसान भाई लोग पौधे को लगाते हैं और उनको अनुदान दिया जाता है। तो जो अपना नारियल विकास बोर्ड है, इसके महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ ऑफिस है? इसके ऑफिस सर, एक तो नारियल विकास बोर्ड थाने में ऑफिस है घोड़बंदर रोड में, और एक पालघर महाराष्ट्र में ऑफिस है। हमारे तरफ तो बोलते हैं कि ये जो नारियल आता है तो सब कोस्टल एरिया में आता है, वो प्लेन एरिया में नहीं आता। ये बराबर है क्या? नहीं सर, ये तो नारियल की खेती विशेष परिस्थितियों में प्रबंधन कर उसका खेती की जा सकती है। जैसे कि हमने अभी औरंगाबाद जिले में प्रोग्राम, आज कार्यक्रम किया एक जिला स्तरीय, उसमें किसान भाइयों से मिला और रास्ते में देखते हुए आया, बहुत अच्छा खेती यहाँ हुआ है। इसके पहले मैं कल आपको अहमदनगर एरिया में था, वहाँ के किसानों को देखा, बहुत ही सक्सेसफुल खेती हुआ है। और हमारा बोर्ड भी कार्य कर रहा है, और यहाँ के राज्य केंद्र के अधिकारी लोग, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हुआ और कृषि विभाग हुआ, वो लोग भी इसमें कार्यरत है और ये कार्य हो रहा है। यानी ये जो प्लेन एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें नारियल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर इसमें। लेकिन क्या होता है, नारियल की जो उन्नत किस्में हैं जो काश्तकार को मालूम नहीं, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी महाराष्ट्र में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, रोड पे कोई व्यापारी आता है, बेच देता है उन्नत किस्म बोल के, लेकिन उसको नारियल आते नहीं, आए तो कम आते हैं। तो काश्तकार ने जो उन्नत किस्में सिलेक्शन करने के बाद जो करते हैं, वो कैसा करना चाहिए? वो सर क्या है कि अपने एरिया वाइज जो है हम लोग ऑफिस इसलिए खोल रखा है, जहाँ की हमारा एक नारियल विकास बोर्ड का अपना पालघर में फार्म है, उसमें 12 महीने तक सीड नट बनाते हैं। और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों को नर्सरी भी देते हैं, अप्रूव्ड करते हैं, वो भी हमारे कार्यालयों से ले जा सीड नट ले जाकर लगाते हैं और वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। और वही पौधा लगाना चाहिए। अदर स्टेट के लेकर यदि लाते हैं तो 500 रुपया ज़्यादा रेट बताते हैं और किसान भाई लोग ले लेते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि मदर प्लांट कहाँ का है और कहाँ का पौधा है, फ्रूटिंग नहीं देता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि
हमारे फार्म से या अप्रूव्ड नर्सरी जो कोकोनट बोर्ड का वहाँ से लिया जाए या कृषि विभाग के यहाँ से लिया जाए, यानी कि रजिस्टर्ड फार्म से ही लिया जाए और कृषि विभाग के पास से भी मिलेगा। रेट इसका सरकारी रेट सर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर तो 500-600 रुपये का रोड वाले साइड वाले देते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड द्वारा अनुमोदित जो है कि टॉल वेराइटीज़ का 70 रुपये और ड्वार्फ वेराइटीज़ का जो है 100 रुपीज़ है, जो कि हम लोग देते हैं। नारियल की खेती करनी है जी, तो पहले से बताओ कि क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं। नारियल की खेती करने के लिए सर्वप्रथम अप्रैल महीने में, जो कि सूखा जब क्षेत्र हो जाता है, उस समय क्या करना है, गड्ढा बनाना है 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, और उसमें अंदर में थोड़ा सा दिया सलाई जला देना है कि ताकि नीचे का कीड़े मकोड़े मर जाए। और इसके बाद वो 3 भाग बालू और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ा हुआ खाद डालकर भर देना चाहिए, और उसके बीच में 1 से 1.5 इंच नट को छोड़ते हुए जो 12 महीना का पौधा होता है उसको लगाकर एयर टाइट कर देना चाहिए और उसमें पानी डाल देना चाहिए। और नारियल पौधा से पौधा की दूरी पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड के हैं इसलिए 25 फीट की दूरी पर उसको लगाने के लिए सलाह देते हैं, ताकि आगे चलकर उनको स्क्वायरल और चूहा का प्रॉब्लम ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा उसका योगदान रहता है, हमारा नटफाल होने लगता है और उसको खाकर पीकर वो किसान भाई लोग को क्षति पहुंचा देते उसकी जो अंतर है स्पेसिंग है, क्या बोले स्पेसिंग? हैं। 7.5 मीटर रो टू रो, रो टू रो, रो टू रो, रो प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट भी होना, सब होना चाहिए सर स्क्वायर में 25 फीट। और जरा थोड़ा नज़दीक लगाए तो क्या होता है बोले? नज़दीक लगाता है तो उसमें सर चूहा आता है और गिलहरी आती है, और बाद में क्या होता है कि हमारा जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग में प्रॉब्लम होने लगता है, और इसमें 85% ज़मीन जो है आपका नीचे वंचित रहता है, जिसमें इंटरक्रॉप की खेती की जा सकती है। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि रो की रो जो है बराबर जो होनी। चूहा बोलते हैं, वो दूसरा बोलते हैं, वो कैसा नुकसान कैसा करता है? जल्दी होने से तो क्या वो एक झाड़ एक को मिलता हाँ, है? वो क्या करता है, एक झाड़ से दूसरी झाड़ पर जाकर उसका फ्लावरिंग को और फ्रूटिंग को काट कर नीचे गिरा देता है। जमीन कैसी चाहिए उसको? इसके लिए ज़मीन जो होती है सर, नारियल के लिए सैंडी सॉइल चाहिए, बलुई दोमट चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें सैंड डालकर, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ा हुआ खाद डालकर और मिट्टी डालकर इसकी खेती सिंचाई कर सकते हैं सर। ओके ओके ओके। और सिंचाई सिंचाई के सिवा नारियल नहीं आता? सिंचाई जरूरी है सर इसमें। सिंचाई 7 दिन पर एक बार 45 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ता है छोटे पौधा में, और बड़े पौधा में 200 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और उसकी जो उन्नत किस्में हैं वो कौन सी उन्नत किस्में हैं, और महाराष्ट्र में कौन सी चयन करनी चाहिए? खासकर महाराष्ट्र की बात जब हो रही है तो इसमें जो है उन्नत किस्म जो है टॉल वेराइटीज, जो कि रत्नागिरी के नाम से यहाँ का प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय से निकाला गया है, और ग्रीन ड्वार्फ और ऑरेंज ड्वार्फ और MYD, ये 3 वेराइटीज, और T/D भी यहाँ के लिए सक्सेसफुल है, जो कि हम लोग फार्म में इसका उत्पन्न कर रहे हैं और प्रोडक्शन अच्छा पा रहे हैं। और यहाँ अलग अलग जिलों में जाकर हमने देखा किसान भाई को, तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। जो टॉल वैरायटी और डॉल्फ वैरायटी जी, तो कौन सी वैरायटी काश्तकार ने सिलेक्शन करनी चाहिए, और उसका जो डिस्टेंस है लगाने का वो बदलता होगा? नहीं, सभी को एक ही होता है, वो बदलता नहीं है सर, एक ही है, एक ही है। लेकिन टॉल लगाना है तो कौन सी बोले? 2 वैरायटी। वो टाल लगाना है तो रत्नागिरी बोलते हैं सर, लेकिन अदर स्टेट में दूसरी जगह से WCT के नाम से जाना जाता है। पश्चिम तटीय भाग से आया है सर, केरल से, और अपने लोकेलिटी के आधार पर यहाँ उसको रत्नागिरी के नाम से जाना जाता है। वो लगाना चाहिए, लेकिन ये 80 वर्षों का पौधा होता है सर, इसलिए वो जरूरी है लगाना, क्योंकि लोकेलिटी के आधार पर फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। एक लगाने के बाद 80 वर्ष तक देता है। और लेकिन वो फ्रूटिंग कब देगा? वो फ्रूटिंग जो है ये लगभग 8 वर्षों में देता है, और लेकिन ड्वार्फ जो है ये 5 से 6 वर्षों में ही देना शुरू कर देता है। ड्वार्फ के कौन सी वैरायटी बोले? ड्वार्फ के लिए जो है ये ग्रीन ड्वार्फ और ऑरेंज ड्वार्फ और MYD है, जो कि हम 12 महीना में इसको टॉल वाले को ड्वार्फ के लिए तोड़ते हैं तो ज़्यादा समय का इंतजार करना पड़ता है, और ये जो छोटे एज में ही आपको 3 से 4 साल में इसको फल को तोड़कर बिक्री कर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अभी टॉल का उत्पादन कितना आता है और ड्वार्फ का कितना आता है पर ट्री? पर ट्री जो है ड्वार्फ का उत्पादन जो है 200 से 300 अच्छा मैनेजमेंट करने के बाद सर, उसमें पानी, खाद और दवाई का छिड़काव करने से मिलता है। और टॉल का भी लगभग 100 से 150 तक मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया गया, क्योंकि सर इसमें क्या है कि पानी के और मैनेजमेंट के ऊपर होता है सर। लेकिन हम यूट्यूब पे को कुछ देखते हैं तो बहुत वो बोलते हैं 500 नारियल, 600 नारियल, ऐसी वैरायटी वैसी वैरायटी, वो क्या सच है क्या? नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं है सर, वो दूसरी जगह, वो वियतनाम एक है वहाँ से आया था, लेकिन अपने स्टेट में सर वो नहीं सक्सेसफुल है। उसमें डिजीज
और आपका इंसेक्ट पेस्ट बहुत लगते हैं, जो कि हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, और हमारा क्लाइमेट दूसरा, इसलिए हमको T&D और टॉल वेराइटीज और ड्वार्फ वेराइटीज का ही हम लोग सिलेक्शन करने के लिए बोलते हैं, जो कि रिसर्च किया गया है यहाँ का कृषि विश्वविद्यालयों में महाराष्ट्र का, और हमारे फार्म में भी किया गया है। यानी जो नर्सरी वाले बोलते हैं, कोई कोई यूट्यूबर बोलते हैं कि ये 500 नारियल आते, 600 नारियल आते, ऐसे बोलने पर नारियल वो लगाना नहीं चाहिए। ऐसे नारियल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है सर, नेचुरल ही है कि ये हमारे 4 राज्य ऐसा है सर, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा दूसरा है, और वहाँ नारियल ये होता है बहुत भारी मात्रा में, तो वहाँ भी इसी रेंज में ही नारियल होती है, 400 से 500 नारियल नहीं होता है। और ये नारियल एक ऐसा चीज़ है कि सालों भर इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, 1 महीने पर एक फ्लावरिंग होता है, एक फ्रूटिंग एक लीफ आती है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सही ढंग से खाद पानी और उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोग को साल में 12 फ्लावरिंग हो, उसमें एक फ्लावरिंग में लगभग 100 फल लगे, ताकि हम लोग तोड़ सके। ये फ्लावरिंग 12 महीने होते हैं सर, 12 महीने हाँ, होते हैं। नारियल ही ऐसा फल है कि इसमें 12 होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 2-3 होने से हम लोग देख केयर नहीं कर पाते, बोलते बहुत ज़्यादा फल लग गया है। ऐसा नहीं करना है, किसान भाइयों को कम से कम उसमें पानी खाद और डालना चाहिए, और साल में उसका शिखर सफाई करना चाहिए, ताकि हाँ, शिखर सफाई जैसे कि सूखा पत्ता, सूखा जाल, सूखा फल, इसको सब साल में एक बार वर्षा से पहले या वर्षा के बाद करने से उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, निकालनी चाहिए। हाँ, निकालनी चाहिए सर। जो खाद देना है वो खाद कौन सा देना है, कैसा देना है? देखिए, नारियल में खाद देने के लिए सबसे छोटा पौधा में, जो कि हमारा पौधा अभी अर्ली प्लांटिंग किए हैं, जुलाई महीने में प्लांटिंग किए हैं, तो उसका ठीक 1 साल बाद खाद देने के लिए हम लोग बोलते हैं। एक पौधा के लिए 2 हाथ की दूरी में, यानी कि 1 फीट की दूरी में क्या करते हैं कि 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम म्यूरिक ऑफ पोटास और 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं। वही बड़ा पौधा के लिए 1 किलो यूरिया और 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 2 किलो MOP वर्षा से पहले और वर्षा के बाद ये फर्टिलाइजर दिया जाता है। दूसरी ये बात है कि लगाने के बाद तो उसको जो सिंचाई है उसकी, वो सिंचाई कब देनी है और कितनी देनी है? लगाने के बाद सिंचाई सर पहले दिन ही दे दिया जाता है, जिस दिन आप प्लांटिंग किए हैं उसके 7 दिन बाद वो देना चाहिए। जब वो पौधा देखे कि उसमें दरार फट जाए, यानी कि सूखा पूरा दिखाई दे, तभी सिंचाई करना चाहिए। और गर्मी के दिनों में छोटे पौधे के लिए सप्ताह में 1 बार सिंचाई करना है, और बड़ा पौधा के लिए 15 दिन पर करना है, और बरसात के दिन में तो सिंचाई नहीं करना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करें तो हमें पानी की बचाव भी होता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है पहाड़ी पठारी इलाका है, पौधा को बचाया जा सकता है और फ्रूट को लिया जा सकता है। नारियल पे कुछ कीट आती है, कोई रोग आती है जी, तो इसका प्रबंधन कैसा करना चाहिए? नारियल का सर मुख्य रूप से 3-4 कीट है, जो कि सभी क्षेत्रों में पाया गया है, महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में भी पाया गया है। पहला कीट है, मुख्य कीट है सर, उसका नाम है राइनोसोरस, जो कि बोले तो मराठी में क्या बोलते हैं उसको? गेंडा पुका बोलते हैं ना, गेंडा मुगा बोलते हैं। जो गेंडा मुगा बोले तो जो अपना गोबर आता है, हाँ हाँ गाय का, भैंस का, उस गोबर पे वो जो कीड़े होते हैं ना, तो उसी तरह के वो बड़ा होते हैं, उससे बड़े होते हैं थोड़े। यानी गेंडे पोका बोले तो वो गेंडा जो जानवर आती है, जो एनिमल चिड़ियाघरों में देखने को मिलता है, उसी तरह उसका सींग होता है और मोटा होता है। तो उसकी पहचान यही है। और क्या करता है कि ऊपर वाला जो कोमल पत्ता होता है, सबसे ऊपर प्लांट का सबसे 3 पत्ता जो होता है ऊपर वाला, उसको खाना शुरू कर देता है, और फ्लावरिंग होता है उसको भी खाना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा पौधा का स्थिति खराब हो जाती है और प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊपर वाला भाग में 200 ग्राम बालू में नेपथिलीन गोली आती है, जो जिसका नाम फिनाइल की गोली है, वो डाल देने से इनकी नियंत्रण हो जाता है। ये कीट बरसात के दिनों में अधिकतर देखा गया है सर, लेकिन हम लोग सफा सुथरी करेंगे तो वो भी नहीं मिलता है, चला जाता है कीट। और दूसरी कीट है रेड पाम बीबिल, जिसको लाल ताड़ घुन हिंदी में बोलते हैं। वो प्लांट के थोड़ा सा नीचे तना में स्टीम में लगा रहता है और होल कर 2 मीटर नीचे तक चला जाता है। इसलिए किसान भाइयों को देखना चाहिए अपने बाग बगीचों को कि नीचे डस्ट गिरा हुआ होता है तो उसकी पहचान है, और होल किया हुआ रहता है ऊपर वाला भाग में जहाँ की नारियल लगा हुआ रहता है, तो उसको डस्ट बोले तो नीचे वो जो आप बोलते हैं कि मराठी में भूसा, हाँ भूसा सर, भूसा रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, वो साइकिल का स्कोप जो होता है या पतला रड जो होता है उसको थोड़ा मोड़ना है, और तार को, और उसको होल में धीरे धीरे घुसाना है, तो मर जाएंगे नहीं तो उसको पकड़ कर आ जाते हैं। या
थाइमेट की जो थाइमेट आता है 10 ग्राम थाइमेट में 200 ग्राम बालू में मिलाकर उसको लेबलिंग कर देने से वो मर जाता है। और तीसरी कीट है सर जो है, जो कि सन 2000 ईस्वी में अमेरिका से आया था, उस एरियोफाइट माइट के नाम से जाना जाता है। उसका कीट लग जाने से पहचान ये है कि नारियल का फ्रूट जो है क्रेक कर जाता है, फट जाता है, और उसको नारियल को तोड़ने से उसका अंदर का जो भाग होता है, फल जो होता है काले रंग का हो जाता है, और पानी जो होता है गाढ़ा रंग का हो जाता है, और वो बहुत बदबू देता है। इसकी पहचान है। तो बाजार भाव कम हो जाता है और किसानों का बगीचा का प्रोडक्शन का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना है कि नीचे ज़मीन के पास में वो 1 मीटर की दूरी में बहुत सारे रूट पाए जाते हैं। नारियल में लगभग वैज्ञानिक भाषाओं में 700 से 800 रूट हजार रूट पाया जाता है, 7 से 8,000। और उनको छोड़कर अपनी भाषाओं में ये प्राप्त करना है कि हमको 3 रूट पहचानना है। एक लाल रंग का है, उसको छोड़ देना है, और एक काले रंग का है, उसको भी छोड़ना है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया है, और एक ब्राउन कलर का है, उसको काट कर रूट फीडिंग किया जाता है। इसमें 10 ml निमाजोल या 10 ml पानी को मिलाकर रूट के द्वारा वो दवा दिया जाता है, उसमें बांध दिया जाता है सर। ओके ओके। ये मुख्य किट हुए। ये व्हाइट फ्लाई भी आती है ना? व्हाइट फ्लाई आती है सर, आजकल देखने को मिला है सभी राज्यों में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक कीट है। जब लग जाता है तो पत्ता पूरा ब्राउन ब्राउन होने लगता है और जल्ला जैसा दिखाई देता है, और इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि मधु की तरह गिरते रहता है, और फ्रूटिंग कम होने लगता है, फ्लावरिंग होती ही नहीं है। तो ये जब कीट लग जाए तो इसमें दवा देने के लिए सलाह नहीं दिया जाता है। इसको मैनेजमेंट इस तरह करना है, खूब फोर्स में पानी को उस पर छिड़काव करना खूब तेज़ी से, तो वो चला जाता है। नहीं तो थोड़ा सा जो सर्फ, जो कपड़ा धुलाई करने वाला आता है, उसमें डालकर छिड़काव करने से होता है। उसको केवल धुलाई करना है सर, उसमें दवा देने की जरूरत नहीं होती है, तो कंट्रोल हो जाता है। उसमें क्या रोग आता है? उसमें रोग जो है मुख्य रूप से 3-4 होते हैं सर। एक पहला रोग होता है कि कभी कभी क्या बोलते हैं किसान भाई लोग, बहुत ज़्यादा पानी देने लगते हैं उसके प्लांट में, और टेम्परेचर अप डाउन होने लगता है, तो एक दरार उत्पन्न होता है नीचे 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक, पूरा फट जाता है। उसको स्टीम ब्लडिंग बोलते हैं। लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और वो एक समय ऐसा आता है कि तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, या हवा तेज़ चलती है, तो पौधा गिर जाता है सर। तो वो उस रोग का नाम है स्टीम ब्लडिंग। इसलिए किसान भाई लोग को ज़्यादा पानी नहीं देना, अपने खेत को देखना, अपने प्लांट को देखना है। और यदि वो रोग लग भी गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तेज हथियार से काटना है, चाकू से सफाई करना है उसके दरार को। इसके बाद कोलतार को गर्म कर जब वो सहन पता चले कि थोड़ा कम हो गया है, ठंडा हो गया, तब उसको लेबलिंग कर देना चाहिए। या दूसरी उपाय ये है कि बालू और सीमेंट से लेबलिंग कर देने से पौधा को कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट में मेरे 2 क्वेश्चन हैं, 2 प्रश्न हैं सर। एक पहला प्रश्न है कि इसकी मार्केटिंग, यूरिया कम होने से इसकी मार्केटिंग का प्रॉब्लम आएगा, एक पहला क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा, अच्छी की उन्नत किस्में हमको लगाने हैं तो कहाँ मिलेगी वो? हाँ सर, पहला ये तो मार्केटिंग का वास्तव में सही बात बोले सर, क्योंकि ये जब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा और हमारा अच्छा कलर का क्वालिटी का सीडनट ही नहीं मिल पाएगा, सीडलिंग ही उत्पन्न नहीं होगा, तो किसान भाई लोग हताश हो जाएंगे, कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि अच्छा क्वालिटी का सीड लिंक लेने के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि पालघर में या अदर स्टेट में खोले गए हैं, जो ऑफिस से लिया जा सकता है, या हमारा कोकोनट बोर्ड का अप्रूव्ड नर्सरी है, अदर स्टेट में फार्म्स है, और अपने यहाँ जो महाराष्ट्र में जो है 2-3 नर्सरी अभी तक हम लोग अप्रूव्ड कर पाया है, जो कि अहमदनगर में दत्ता नर्सरी सीरीज तोड़कर नाना के यहाँ पास में है, वो मिलता है। और एक रविंद्र भाऊ साहब जो कि संगमनेर में है, वहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन जो नर्सरी तुमने ऑथराइज की वाली? जी, ऑथराइज किया हुआ। 2 नर्सरी है, एक है दत्ता नर्सरी वाल्की तालुका नगर जी, और दूसरी नर्सरी है विवेक नर्सरी मुकाम अंबी खालसा। जी जी। ये जो 2 नर्सरी है, तो ये जो उन्नत किस्में हैं उसके जो पौधे हैं वो आपकी तरफ से लाते हैं क्या करते हैं? वो सर क्या किया है कि हमारे यहाँ से वो जो दक्षिणी भारत में जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की अपना निजी फार्म है, वहाँ से सीड नट लाकर यहाँ पर उत्पन्न किया है, और 1 साल इसी क्लाइमेट में, आपका महाराष्ट्र की क्लाइमेट में उत्पन्न किए हैं। और कृषि विभाग के तालुका अधिकारी, कृषि अधिकारी और सर्किल ऑफिसर और कोकोनट बोर्ड के उपनिदेशक और सीनियर फार्म मैनेजर उसको जांच करते हैं, और जो सीड नट लगाने लायक है उसको देखकर प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद ही उनको बेचने के लिए इजाज़त दिया जाता है, और उस किसान को हमारे बोर्ड की ओर से
थोड़ा बहुत अनुदान भी मिलता है, जो कि 2 साल दिया जाता है, उनको दिया जाता है। इसके बाद बोल दिया जाता है कि आप किसानों को सेल कीजिए, मदद कीजिए, हम लोग अनुदान में आपको पौधा को ले सकते हैं। ले सकते हैं। जी।